मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपके पास बेटा शैथिल्य वक्र, और बाद में हम इसके पढ़ेंगे बेटा शैथिल्य हानि। इस टॉपिक में जो आपको लिखना है वो आपको यहाँ बोर्ड से ही लिखना है प्रॉपर्ली। तो एक बार पहले मैं हट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कि बाद में तो मैं इसको काला पीला करने वाला हूँ। बात समझे, शैथिल्य वक्र जो बनाया जाता है वो बेटा बनाया जाता है लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए। ठीक है, शैथिल्य वक्र का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ है, तो ये लोहे चुंबकीय पदार्थ मैंने मान लिया कैसा बेटा, बेलनाकार। आपको पता है कि लोहे चुंबकीय पदार्थों में आणविक चुंबक होते हैं, तो या परमाणु चुंबक, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ कि ये कुछ परमाणु चुंबक है। एक इस दिशा में है आपके पास, एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है और एक इस दिशा में है। एक और मान लेते हैं ये इस दिशा में आपके पास है। तो मेरे पदार्थ के अंदर कुल 5 आणविक चुंबक हैं। बेसिकली पदार्थों के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, आणविक चुंबक होते हैं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए केवल 5 मान रहा हूं बेटा, कि ये 5 आणविक चुंबक है जो अपनी इच्छा से कहीं भी रखे हुए आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस लोहे चुंबकीय पदार्थ के ऊपर एक परिनालिका बना दी। सही है, परिनालिका बनाई हमने। ठीक है, अब इस परिनालिका में एक धारा प्रवाहित होगी, कितनी बेटा, आई आपके पास। ठीक, अगर आपको पता है कि परिनालिका में आई धारा प्रवाहित होगी, तो इस परिनालिका का कुछ चुंबकन क्षेत्र होगा, जो हमने पढ़ा था H बराबर कितना होता है बेटा, Ni। यहाँ से पता लगता है कि परिनालिका का जो चुंबकन क्षेत्र H है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। तो हमें पता है कि H समानुपाती है किसके, I के मान के। जितना ज्यादा I का मान बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके पास चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होगा। H क्या है बेटा, यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र आपके पास है। ठीक है, अब बताओ ये जो लोहे चुंबकीय पदार्थ आपने लिया बेलनाकार, इस लोहे चुंबकीय पदार्थ का आपके पास चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? सर अभी तो 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये जितने भी परमाणु चुंबक हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे जो परमाणु चुंबक हैं ये भी यादृच्छिक है, मतलब अपनी इच्छा से कहीं भी रखे हुए हैं, इसलिए इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M कितना निकल के आता है, 0। अगर ये सारे के सारे एक दिशा में आ जाए, मतलब ऐसे हो जाए, ठीक है, ये सारे के सारे एक दिशा में ऐसे आ जाए, तो हम बोलेंगे कि अब इनका परमाणु जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होगा, कुछ प्राप्त होगा, जिसकी वजह से इस पदार्थ का कुछ चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा, एक ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ किसके मध्य बनेगा, मैं कहाँ बनाऊं ग्राफ? ठीक है, इस डायग्राम को दोबारा मिटाएंगे हम लोग। हमने ये संबंध निकाला, H समानुपाती है किसके, I के, और H क्या है बेटा, यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र जो प्रवाहित धारा के कारण बनेगा। और ये पदार्थ हम लोग यहाँ बना लेते हैं, और ये हमारी क्या है बेटा, परिनालिका। ठीक है, अब हमने बोला कि 2 अक्ष लेते हैं, एक पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और दूसरे अक्ष पे लेंगे बेटा चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य मैं एक बंद वक्र बनाऊंगा। वो बंद वक्र ही क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहलाता है। देखो परिभाषा क्या है, किससे मध्य बना रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र B व चुंबकन क्षेत्र H के मध्य बनाया गया बंद वक्र क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहलाता है। अगर चुंबकीय शैथिल्य वक्र की आपसे परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखनी है, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ, ये जो बेलनाकार है ये कौन सा पदार्थ है बेटा आपके पास, लोहे चुंबकीय पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। केवल इसी पदार्थ के लिए ये वक्र बनेगा आपके पास, के चुंबकीय क्षेत्र B व चुंबकन तीव्रता H के साथ परिवर्तन वक्र को शैथिल्य वक्र कहते हैं। यह एक बंद वक्र होता है और इसे BH वक्र भी कहते हैं। अब इस वक्र की आकृति कैसे होगी वो ही हमें जानना है। अब देखो इसको जानने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें एक छोटी सी धारा प्रवाहित करते हैं।
अगर धारा का मान कम होगा तो H का मान भी कम होगा, परंतु आपको पता है अगर धारा बहेगी तो कुछ H का मान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, धारा बहेगी। धारा बहने से इसके अंदर ये जो पदार्थ है इसको यहां दिखा रहा हूं, एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आया भाई, ये धारा है तो चुंबकन क्षेत्र कितना आएगा H। अब इस H का मान इतना कम है कि ये इन आणविक चुंबक को एक रेखा में नहीं ला पाया, आणविक चुंबक को एक रेखा में नहीं ला पाया। भाई अगर मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और कोशिश करना कि उस उदाहरण को इस कंसेप्ट के साथ लिंक कर पाओ। मान लेते हैं जैसे ये पदार्थ है, ऐसे हमारा एक क्लासरूम है, ये दिखाई देगा क्या आप लोगों को? दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लासरूम है और ये क्लासरूम का गेट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बेंचें रखी हैं, इसके ऊपर 2 बच्चे बैठे हैं, ये 2 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 2 बच्चे यहाँ बैठे हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, तो 6 बच्चे कुछ क्लासरूम में बैठे हैं, छोटा सा क्लासरूम है। ठीक है, अब हुआ क्या, स्कूल स्टार्ट हुआ, सुबह की प्रे हो गई, बच्चे क्लास में आ गए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे क्लासरूम में आते ही अपनी सीट पे नहीं बैठते, कुछ 2-3 बच्चों का ग्रुप पीछे खड़ा हो जाता है बातें करने के लिए, कुछ 2-3 लड़कियां गेट पे खड़ी रहती है और देखती रहती है, बातें भी करती रहती हैं, और कुछ बच्चे बीच में बैठे होते हैं या बातें करते रहते हैं। ठीक, इस क्लासरूम में जो 6 बच्चे हैं, ये 6 के 6 बच्चे सीधे नहीं आपके पास, सब कुछ खुराफाती बच्चे भी हैं, कुछ शांत स्वभाव के बच्चे भी हैं। ठीक है, परंतु अभी यहाँ पे कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो बच्चे हैं ये अव्यवस्थित क्रम के अंदर है, मतलब अपनी इच्छा से कहीं भी खड़े हैं, कुछ यहाँ ग्रुप बना के खड़े हैं, कुछ बीच में खड़े हैं, कुछ लास्ट कॉर्नर के अंदर ग्रुप बना के खड़े हैं। ये बात हमें समझ में आई। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, अभी उन पर कोई चुंबकन बल नहीं लगा, तो ऐसे मानो ये पदार्थ तो क्लासरूम है और ये जो परमाणु चुंबक है वो यहाँ के बच्चे हैं। ठीक है, और ये जो आपने चुंबकन क्षेत्र लगाया H का काम करेगा बेटा यहाँ पे टीचर किसके बराबर होगा? H के आपके पास, तो अध्यापक H के बराबर है यहाँ पे। अब हुआ क्या, स्टार्टिंग में देखा कि यहाँ पे कुछ सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों से टीचर आता हुआ दिखा, तो यहाँ के क्लासरूम में जो बच्चियां खड़ी थी उन्होंने कहा टीचर आ रहा है। ठीक, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि अभी टीचर क्लास में थोड़ी आया है, अभी तो बाहर है, अभी तो हम और बातें करेंगे। ये बात यहां हुई। हुआ क्या, आपने कुछ धारा दी, कुछ धारा देने से कुछ चुंबकन क्षेत्र आया, लेकिन ये इतना कम था कि इनको एक रेखा में नहीं ले पाया, मतलब सीधी रेखा में नहीं ला पाया किसी को भी। तो हम बोलेंगे धारा देने से H तो बन गया, परंतु इस पदार्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इनके एक रेखा में आने से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो अभी तक नहीं बना है। तो B का मान कितना है? अभी 0। तो H तो बड़ा परंतु B 0, मतलब मेरा ग्राफ अभी यही है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो टीचर है ये क्लासरूम के गेट तक आ जाएगा। जैसे ही गेट पे आएगा तो ये जो बच्चियां यहाँ खड़ी थी ये भाग के अपनी सीट पे बैठ जाएगी। यहाँ भी ऐसा होगा, आप धारा का मान बढ़ाओगे, जब धारा बढ़ेगी तो H बढ़ेगा, अर्थात अब चुंबकन क्षेत्र बढ़ेगा। चुंबकन क्षेत्र में थोड़ा सा बल लगाएगा तो ये 6 के 6 जो भी थे परमाणु चुंबक, इनको तो एक रेखा में नहीं ला सकता, बट 1-2 को तो सीधा कर देगा। मान लो ये 2 टेढ़े थे, ये 2 यहाँ टेढ़े थे, ये 2 यहाँ पे क्या हो गए सीधे, और बाकी अभी भी क्या है बेटा टेढ़े हैं, क्योंकि चुंबकन बल इतना नहीं था। तो 2 सीधे हो गए, तो सीधे होने की वजह से कुछ चुंबकीय क्षेत्र आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर कहाँ आ गया? क्लासरूम के गेट तक। गेट पे आती है 2 बच्चे इसको देख चुकी है टीचर को, दोनों बच्चे अपनी सीट पे आके बैठ गई, तो हम बोलेंगे क्लास में कुछ शांति आई, कुछ अरेंजमेंट तो हुआ, कुछ अरेंजमेंट तो हुआ। ठीक है, अब हमने बोला कि कुछ अरेंजमेंट हुआ, इसका मतलब कुछ चुंबकन क्षेत्र हुआ। तो अब क्या हुआ, धारा और बढ़ी, H बढ़ा, H के साथ साथ B के मान में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। अब होगा क्या, अब टीचर ने देखा कि ये बीच के जो 2 बच्चे हैं और पीछे के ये अभी भी गुफ्तगू कर रहे हैं। उसने कहा गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति से बैठ जाओ अपनी जगह पे, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। जैसे ही टीचर ने इतनी सी बात बोली, ये बीच के 2 बच्चे थोड़े से सिंसियर थे, ये बैठ गए, लेकिन पीछे वाले बच्चे तो वैसे ही निठल्ले होते हैं, इनको कोई फर्क है नहीं पड़ा।
इन्होंने कहा टीचर अभी मजाक के मूड में है, अभी जब थोड़ा बहुत डांटेगा तब बैठेंगे, अभी तो बातें करते हैं हम लोग। तो पीछे वाले अभी बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे के 4 बच्चे एक सीधी रेखा में हो गए। ठीक है, अर्थात इस कक्षा का व्यवस्थित क्रम या शांति थोड़ी बढ़ गई। यहाँ क्या हो रहा है, धारा बढ़ा रहे हो तो ये चुंबकन क्षेत्र बढ़ गया, H बढ़ा। अब थोड़ा बल ज्यादा लगा तो ये बीच के 2 थे, ये भी सीधी रेखा में आ गए, ये 2 भी किसमें आ गए, सीधी रेखा में। अर्थात अब सर I बढ़ाने से H बढ़ रहा है तो B का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, टीचर ने देखा मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां टेबल के ऊपर एक डंडा पड़ा था, उसने उठाया डंडा और पीछे के 4 बच्चों को पीट दिया। टीचर ने पीछे 4 बच्चों को पीट दिया। जैसे ही पीटा तो ये तो 2 तो वैसे ही निकम्मे थे, परंतु ये 2 जो पहले से शांत बैठे थे ये इनके ग्रुप की वजह से पिट गए। अब होता है ना कई बार हमारी क्लासरूम में कि कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि एक्चुअल में क्या होता है, बात पड़ोसी कर रहा होता है लेकिन पूरी लाइन को पीट दिया जाता है। तो जो शांत रहता है उसके मन के अंदर एक भावना जग जाती है, मेरे को कैसे पीट दिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, और उस भावना के चक्कर में वो उस टीचर से बात नहीं करता। यहाँ पे भी सेम केस होगा। अब होगा क्या कि इतना ज्यादा हम धारा बढ़ा देंगे कि सारे के सारे सीधी रेखा में आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्या आ गए, सीधी रेखा में। टीचर ने इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ बना दिया कि सब पे सब एक रेखा में चले गए, सब पे सब क्या हो गए, शांत हो गए। ठीक है, तो हमने बोला अब ये लो, आप धारा बढ़ा रहे थे, H बढ़ा तो B भी बढ़ा, अर्थात सब सीधी रेखा में आ गए, तो इनका चुंबकीय क्षेत्र B भी तो बढ़ गया। ठीक है, अब मान लो टीचर अगर 2 बच्चों को और पीट दे जो पहले ही सीधे बैठे थे, तो क्या ये और सीधे हो सकते हैं क्या? नहीं सर, जितने सीधे होने थे उतने हो चुके, अब चाहे कितना भी पीटो और ज्यादा ये सीधे नहीं हो सकते। यही बात यहां भी लागू होती है आपके पास। अब आप धारा कितनी भी बढ़ाओ, H तो बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाने से H तो बढ़ जाएगा, परंतु इसके जितने भी आणविक चुंबक थे या परमाणु चुंबक थे वो तो सब पहले ही सीधे हो चुके हैं। क्या अब और कोई परमाणु चुंबक सीधा होने के लिए बचा है क्या? नहीं। अच्छा, अब और कोई सीधा नहीं हो सकता, तो B का मान नियत हो गया और इसके मान में अब कोई वृद्धि नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं, धारा बढ़ाएंगे, धारा बढ़ाने से H तो बढ़ गया लेकिन B कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर जी ये लो, H को बढ़ा दो, देखो B का मान इस बिंदु पे भी उतना ही है, इस बिंदु पे भी उतना ही है, उस बिंदु पर भी B का मान क्या है, वही है। तो B का मान यहाँ क्या हो गया है, नियत, और इस बिंदु पे H का मान आप कंटिन्यू बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग कि I बढ़ाने से H तो बढ़ रहा है, परंतु और ज्यादा परमाणु चुंबक अब सीधे होने के लिए बचे नहीं, इसलिए B का मान क्या हो गया, नियत। तो ये जो बिंदु हमें प्राप्त होगा उसको बोलेंगे संतृप्त अवस्था। क्या बोलेंगे, संतृप्त अवस्था। परिभाषा को ध्यान से सुनना, ये बिंदु क्या कहलाता है बेटा आपके पास, संतृप्त अवस्था कहलाती है। अब परिभाषा पूछता है एग्जामिनर आपसे, तो संतृप्त या चुंबकीय संतृप्ति, संतृप्त अवस्था बोल दो या क्या बोल दो बेटा, चुंबकीय संतृप्ति। ठीक है, तो चुंबकीय संतृप्ति की परिभाषा क्या है, चुंबकीय तीव्रता H का वह मान जिसके पश्चात H के मान में वृद्धि करते जाओ, वृद्धि करने पर भी B के मान में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि B क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। वो क्या कहलाती है बेटा, चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। चुंबकीय क्या कहलाती है, संतृप्ति। कहानी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, ये चुंबकीय संतृप्ति होगी। अब एक्चुअली में क्या होता है, कई बार टीचर गुस्से में आकर आप लोगों की हरकतों की वजह से 2-4 को पीट देता है, क्लासरूम का माहौल शांत भी हो जाता है, परंतु एक क्लासरूम में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल होना जरूरी है, मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए। अब टीचर आते ही पीट दिया, अगर वो बोर्ड पे पढ़ाते हुए थोड़ा बहुत हंसी मजाक करेगा तो आप लोग हंसोगे क्या? नहीं, बोले अभी थोड़ी देर तो पीटा मैं, अब क्यों हंसे इसकी बात के ऊपर? आप क्या होके बैठे हो, नाराज होके बैठे हो। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है कि जो टीचर है इसको बाहर से बुलाने आता है कि नीचे किसी ने आपको बुलाया है। टीचर क्लासरूम से कहां चला गया, बाहर। ठीक है, अब सुन रहा है हो क्या रहा है, हम क्या करते हैं, जैसे टीचर क्लासरूम से बाहर जाता है, ये जो पीछे के 2 बच्चे थे कैसे थे, निठल्ले, इनको मार से कोई फर्क नहीं पड़ा।
इन्होंने देखा टीचर बाहर गया, ये पीछे पीछे टीचर के साथ गेट पे गए। कोई टीचर तो गया, अब क्लास में क्या करेंगे, हंगामा भंगड़ा करेंगे। ये भैया हंगामा करना स्टार्ट करते हैं क्लास के अंदर। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। सेम क्या होता है, पहले धारा बढ़ा चुके हैं, अब धारा के मान में क्या करते हैं, कमी। धारा के मान में क्या करते हैं, कमी। धारा को कम करेंगे तो सर H के मान में कमी आएगी। अब H कम होगा तो इनके ऊपर से जो वो चुंबकन बल था वो हट गया, तो ये पीछे के जो दो थे ये वापिस से डी अलाइन हो गए। अर्थात अगर दो डी अलाइन हो गए तो B के मान में भी क्या आएगी, कमी। अब क्या हो रहा है, H के मान को कम कर रहे हो तो B के मान में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। इन दो बच्चों को यहाँ पे भंगड़ा करते देख, डांस करते देख, आगे के दो बच्चे और मोटिवेट हुए, भाई टीचर तो है नहीं, हम क्यों पीछे रहे, हम भी तू मैं करेंगे। ये भी तू मैं करने लगे क्योंकि टीचर एब्सेंट है यहाँ पे। यहाँ क्या हो रहा है, धीरे धीरे धारा कम कर रहे हो, ये तो धारा कम, धारा में कमी आएगी तो H के मान में क्या आएगी, कमी। अर्थात यहाँ का जो चुंबकन क्षेत्र वो कम होगा तो ये जो दो हैं ये भी वापस थोड़े बहुत डी अलाइन हो जाएंगे, हो गए डी अलाइन। अर्थात अब H कम कर रहे हो तो B के मान में और कमी आएगी। अब होता क्या है कि जो बच्चा जबरदस्ती पिट गया बिना गलती के, वो तो ये मन में ठान के बैठा होता है अब तो कुछ भी हो जाए, मैं क्लासरूम में किसी भी कंडीशन पे शैतानी नहीं करूंगा, मैं तो जबरदस्ती पिटाऊं। कई बार होता है ना कि हम किसी गलती के कारण जबरदस्ती डांट सुन लेते हैं, जबरदस्ती पिट जाते हैं, तो मन में एक भावना आ जाती है कि नहीं मुझे कैसे पीट दिया, अब तो मैं क्लासरूम में बहुत सीधा रहूंगा, कभी बातचीत नहीं करूंगा किसी से, हमेशा शांत बैठा रहूंगा। ये दो कैटेगरी के बच्चे हैं। क्लासरूम में टीचर नहीं है, सब बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन दो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इनको जबरदस्ती पीट दिया गया, यही काम इनके साथ हो रहा है। अगर इस पूरी धारा को जीरो भी कर दें तो भी ये दो जो हैं वो अभी भी सीधे रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको जबरदस्ती सीधा कर दिया गया था, अब इनकी इच्छा नहीं है, इन पे एक बल फिर भी काम कर रहा है। तो हमने बोला धारा जीरो कर दी, धारा जीरो करने से H का मान क्या हो जाएगा, जीरो, परंतु दो अभी भी उसी रेखा के अंदर हैं, अर्थात इसमें अभी थोड़ा बहुत चुंबक तो बचा हुआ है, ये इस बिंदु पे पहुंचता है। इस बिंदु को देखो, इस बिंदु के ऊपर H का मान कितना हो गया, जीरो। ये जो बिंदु है यहाँ पे H का मान तो कितना है, जीरो, और B का मान कुछ शेष रह गया, कुछ चुंबकीय क्षेत्र बच गया, कुछ चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे क्लासरूम में अभी भी क्या है बेटा, शांत है। अरे दोनों कहानी को एक साथ लिंक करने की कोशिश करना, कहानी बहुत अच्छी है। यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, शांत है, ठीक है। अब ये बच्चे यहाँ पहुंचे आपके पास, तो हमने बोला एक बिंदु हमें ऐसा प्राप्त होता है, एक बिंदु हमें ऐसा प्राप्त होता है जहां H का मान तो जीरो होता है परंतु कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, उसको बोलते हैं बेटा अवशेष चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, अवशेष चुंबकत्व, या इसको बोलते हैं धारणशीलता। परिभाषा आगे किसी पदार्थ की, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता हटा लेने पर भी, चुंबकीय तीव्रता हटा ली अर्थात H का मान कितना कर लिया, जीरो, चुंबक तो शेष रह जाता है, B का कुछ मान शेष रह जाता है, क्या कहलाता है, अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। और इस गुण को क्या नाम देते हैं बेटा, धारणशीलता। क्या नाम देते हैं, धारणशीलता। अब टीचर को नीचे इसलिए बुलाया था क्योंकि अगला जो लेक्चर है वो है बायो वाले सर का, उमेश जी का, कोई भी मान लो नाम, और बायो वाले सर हैं एब्सेंट, तो नीचे प्रिंसिपल ने बोला कि टीचर तो आज अवेलेबल नहीं है बायो का अगला लेक्चर, ऐसा करो बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ले जाओ, खेल के मैदान में ले जाए जाए। ये टीचर यहाँ आया, ठीक है, उसने कहा कि अगला लेक्चर फ्री है, अगला लेक्चर क्या है, फ्री है, तो आपका स्पोर्ट्स लेक्चर है। जैसे स्पोर्ट्स का नाम सुना, ये आगे के दो और ये पीछे के दो उछल के कूद पड़े, काले कूद पड़े हो, ये उछल कूद करने लगे। ये पीछे वाले जो दो बच्चे जबरदस्ती पीट दिए गए थे, उनके मन में तो अभी भी क्या भावना है, ना कुछ भी हो जाए मैं तो सिंसियर ही बनूंगा, जैसे स्पोर्ट्स का लेक्चर आए चाहे कोई भी आए, मेरे को तो शांत ही रहना है। टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कभी ना कभी, ये दो बच्चे सिंसियर थे लेकिन जबरदस्ती पीट दिए गए गुस्से के मारे। वो क्या करता है, थोड़ा सा इन दो बच्चों के साथ हंसी मजाक करता है,
ताकि ये भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, ये भी इस माहौल में डल जाए, हंसी कूद करने लग जाए। तो भाई हंसी मजाक कर रहा है मतलब टीचर अपने नेचर के अपोजिट काम कर रहा है, ये काम यहाँ होगा। पहले धारा ऐसे बहाते हैं लोग, अब धारा इसके थोड़ी विपरीत बहाते हैं। जब धारा विपरीत होगी तो h का मान भी क्या होगा, विपरीत। पहले h को पॉजिटिव ले रहे थे, अब h को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अर्थात धारा को विपरीत कर रहे हैं, टीचर अपने विपरीत प्रकृति के काम कर रहा है, धारा विपरीत तो h का मान नेगेटिव। जब h का मान नेगेटिव लेंगे तो बच्चे बड़े दिल के सच्चे होते हैं, कितनी देर गुस्सा रहेंगे। जब टीचर ही इनको कह रहा है भाई मजे करो मजे करो मजे करो, तो ये भी तो अपने मूड में आएंगे, छोड़ेंगे यार हो गया होगी टीचर से गलती, माफ करो टीचर को, अपन भी एंजॉय करते हैं। ठीक है, पहले कहेगा एक मानेगा एक नहीं मानेगा, एक कहेगा नहीं तू कर मैं तो नहीं करूं। तो ये जो एक था ये तो आपके पास क्या हो गया, अव्यवस्थित, ये कभी भी क्या है, व्यवस्थित। अर्थात h का मान नेगेटिव करने पर भी b का कुछ मान अभी है, फिर थोड़ी देर बाद इसका भी मन पिघल गया, ये भी कहेगा नहीं यार मैं भी मजे कर देता हूं। तो हमने i का मान ऋणात्मक रूप से और बढ़ाया तो h का मान ऋणात्मक रूप से बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितने के जितने व्यवस्थित थे फिर से क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित। और जैसे ही सारे अव्यवस्थित होंगे तो इस चुंबकन क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान b का मान कितना हो जाएगा, 0। तो हमने बोला हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां h का मान तो क्या होगा, नेगेटिव, परंतु चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। इस बिंदु को बोलते हैं बेटा निग्राहिता। क्या बोलते हैं, निग्राहिता। और ये जो क्षेत्र प्राप्त होता है इसको बोला जाता है बेटा निग्राही क्षेत्र। क्या बोलते हैं, निग्राही क्षेत्र। तो निग्राहिता क्या होती है, h का वह ऋणात्मक मान जिसपे b का मान 0 हो जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है, निग्राहिता। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा, निग्राही क्षेत्र। परिभाषा देखो, विपरीत दिशा में h का वह ऋणात्मक मान जिस पर b का मान 0 हो जाता है उसे निग्राहिता कहते हैं, और h के इस मान को निग्राही क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आती है, ठीक है। अब आधे घंटे का स्पोर्ट्स लेक्चर खत्म, वापस फिजिक्स वाले सर का लेक्चर स्टार्ट। अब बच्चे तो उसी मूड में, फिजिक्स वाले सर फिर से स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होते हैं, अर्थात परंतु इस बार विपरीत दिशा में चल रहे हो। जैसे ही विपरीत दिशा में वो स्ट्रिक होंगे तो धीरे धीरे ये विपरीत दिशा में क्या होंगे बेटा, अलाइन होंगे। अर्थात विपरीत दिशा में जब धारा का मान बढ़ाओगे तो विपरीत में h का मान बढ़ेगा, और ये सब के सब अब विपरीत दिशा में क्या होंगे, संरेखित। जब दो संरेखित होंगे तो फिर से चुंबकन क्षेत्र का मान भी विपरीत दिशा में बढ़ने लगेगा। अर्थात जो ग्राफ पहले इधर गया था अब वही ग्राफ सेम एज इट इज इधर जाएगा। कब तक ये विपरीत दिशा में b का मान बढ़ता रहेगा, जब तक सारे के सारे एक रेखा में नहीं आ जाते। ऐसे देखो, अरे यार खिचड़ी बन गई लग रहा है। ये सारे के सारे एक रेखा में क्या हो गए बेटा, संरेखित। क्यों, लगातार i का मान बढ़ा रहे थे तो लगातार विपरीत दिशा में h का मान बढ़ रहा था, तो लगातार विपरीत दिशा में b का मान भी बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक सारे एक रेखा में नहीं आ जाते। अगर उसके बाद फिर से आप i बढ़ाते गए तो h तो बढ़ जाएगा, लेकिन b का मान फिर से क्या हो जाएगा, नियत। भाई 6 थे, 6 के 6 एक रेखा में आ गए, अब धारा कितनी बढ़ाओ, h तो बढ़ना है परंतु b क्या हो जाना है, नियत। अर्थात जो स्थिति हमें वापस यहां प्राप्त हुई वही स्थिति इसके विपरीत प्राप्त होगी। तो ये था आपके पास धनात्मक चुंबकीय संतृप्त अवस्था, ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक चुंबकीय संतृप्त अवस्था। तो ग्राफ समझाने के लिए केवल यहां से यहां तक ही था, वापस विपरीत चलोगे और वापस अगर धारा के मान में क्या करोगे, विपरीत दिशा में कमी करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा पत्ती के आकार में। तो ये आपके पास एक बंद वक्र प्राप्त होता है, ये ऐसे चलता है, यहां से इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। बिंदु वही है, जैसे यहाँ पे आपके पास था अवशेष चुंबकत्व, यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक अवशेष चुंबकत्व। यहाँ था आपके पास निग्राहिता, यहाँ पे भी कौन सा बिंदु होगा बेटा, निग्राहिता। हमें तो केवल 3 बिंदुओं को परिभाषित करना था। कौन कौन से, सॉरी 4 परिभाषा। एक तो BH वक्र या क्षेत्रीय वक्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, जब किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को पहले चुंबकित करते हैं, अर्थात पहले B का मान लाते हैं,
फिर वापस क्या करते हैं, विचुंबकित करते हैं। तो चुंबकन और विचुंबकन की प्रक्रिया के अंदर आप बी और एच के मध्य एक परिवर्तित वक्र बनाते हैं। उस वक्र को क्या बोलते हैं बेटा, शैथिल्य वक्र। ये एक बंद वक्र होता है जिसको बीएच वक्र कहते हैं। इस वक्र में कितने बिंदु परिभाषित करने हैं बेटा, 3। पहली परिभाषा देनी किसकी आपके पास, चुंबकीय संतृप्ति की। चुंबकीय संतृप्ति क्या है कि H का मान, चुंबकीय तीव्रता H का वह मान जिसके पश्चात H को कितना भी बढ़ाओ, H को बढ़ाते जाओ, परंतु B का मान नियत हो जाता है। B का मान में वृद्धि नहीं होती है, क्या कहलाती है, चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। उसके तत्पश्चात क्या देना है, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तीव्रता हटा लेने पे भी चुंबकत्व B शेष रह जाता है। ये बिंदु ऐसा था जिसपे H 0 कर लिया था, चुंबकन क्षेत्र हटा लिया था, परंतु चुंबकन तीव्रता अभी भी रह गई थी। तो हमने बोला इसको क्या बोला जाएगा आपके पास बेटा, अवशेष चुंबकत्व। और ये गुण क्या कहलाता है, धारणशीलता कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु था जहाँ पे H का मान कैसा लिया था, ऋणात्मक, और B का मान कितना प्राप्त हुआ था, 0। इस बिंदु को क्या कहते हैं, निग्राहिता। ये क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, निग्राही क्षेत्र। और कई बार इस क्षेत्र को बोलते हैं बेटा BH क्षेत्र, B बोल देते हैं आपके पास, ठीक है। ये सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। आपको ये कहानी कोई नहीं पूछा जो मैंने सुनाई, आपको केवल ये वक्र बनाना आना चाहिए कि पत्ती का आकार का हुआ और उस वक्र के किस बिंदु को क्या क्या नाम दिया गया और क्या क्या परिभाषा है इसका मतलब, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको शैथिल्य ह्रास या शैथिल्य हानि भी पढ़ाते हैं बेटा। ध्यान दो बेटा, अगली जो हमें परिभाषा पढ़नी है वो है बेटा शैथिल्य ह्रास। सुनना, हम क्या कर रहे थे, अगर इस ग्राफ को मैं फिर से समझाऊं एक बार आपको, तो सर ये हमारा लोहे चुंबकीय पदार्थ था और ये हमने क्या बनाई थी बेटा आपके पास, परिनालिका, जिसमें धारा कितनी दे रहे थे, I। प्रारंभ में ये ग्राफ बेटा ऐसा है, यहाँ पे प्रारंभ में धारा बढ़ाएंगे तो H के मान में क्या होती है, वृद्धि, और इसके जितने भी आणविक चुंबक हैं वो एक रेखा में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो धारा बढ़ाए, H के मान में वृद्धि हो रही, जिससे सबके सब एक रेखा में आने लगे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र B के मान में भी क्या होने लगी, वृद्धि। ये वृद्धि होने लगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, धारा के मान में कमी ले लेते हैं। तो ये मैंने धारा के मान में कमी ली, कमी लेने के बाद देखा कि ये वापस से अव्यवस्थित होने लगे, ठीक है। तो ये अव्यवस्थित हो रहे थे, जिसके कारण B के मान में भी क्या आ रही थी बेटा, कमी। परंतु यदि मैं धारा के मान को 0 कर देता था तो आपने देखा था कि इसमें से जो आपके पास 6 में से जो 4 हैं वो तो अव्यवस्थित हो गए थे, लेकिन 2 अभी भी उसी रेखा में थे। अर्थात जितनी ऊर्जा से मैं इनको एक रेखा में ला पाया था, उतनी ऊर्जा वापस लेने पर ये सारे के सारे एक रेखा में नहीं आते, या सारे के सारे फिर से अव्यवस्थित नहीं होते। अगर सबको वापस अव्यवस्थित करना है तो मुझे विपरीत दिशा में अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे विपरीत दिशा में धारा देनी पड़ती थी, तब जाके ये जो एक रेखा में हुए थे ये फिर से क्या होते थे बेटा, अव्यवस्थित। यही काम यहाँ भी समझाया था कि H का मान अर्थात धारा 0 कर दी थी, लेकिन B तब भी 0 नहीं हुआ था। इस B को 0 करने के लिए ये मुझे अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ी थी। तो जितनी अतिरिक्त ऊर्जा मुझे इसको फिर से अव्यवस्थित करने के लिए देनी पड़ती है, वो ही अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, ऊर्जा हानि या शैथिल्य ह्रास कहलाता है। देखो पहले ये अव्यवस्थित थे आणविक चुंबक, फिर आपने H लगाकर इनको व्यवस्थित करना स्टार्ट किया। तो जब व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बेटा चुंबकन। क्या बोलते हैं, चुंबकन, मतलब आप इसको चुंबकित कर। फिर आप धारा कम करते हो तो धीरे धीरे ये विचुंबकित होता है, लेकिन पूर्ण रूप से विचुंबकित नहीं होता, क्योंकि इसके जो 2 भाग हैं वो अभी भी एक रेखा में रहते हैं। और इन 2 को विचुंबकित अर्थात अव्यवस्थित करने के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। वो ये अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, शैथिल्य ह्रास कहलाती है। परिभाषा क्या है, चुंबकन के एक पूर्ण चक्र में चुंबकन के समय प्रत्येक बार पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है। अर्थात जब इसको आप चुंबकित करते हो, एक रेखा में लाने का प्रयास करते हो, तो ये अपने अंदर ऊर्जा का ग्रहण करता है और विचुंबकन के समय ऊर्जा मुक्त करता है। जब आप धारा कम करते हो तो ये फिर से अव्यवस्थित होना स्टार्ट करते हैं, अर्थात विचुंबकित होना स्टार्ट करते हैं। तब ये अपने अंदर जो ऊर्जा ग्रहण करी थी उसको फिर से मुक्त करते हैं।
परंतु चुंबकन के समय ग्रहण की गई ऊर्जा और विचुंबकन के समय पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती, क्योंकि दो अभी भी कुछ अवस्था में क्या होते हैं, संरेखित रह जाते हैं, बल्कि विचुंबकन के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। इसको इन दो जो उसी रेखा में है इनको वापस से विचुंबकित करने के लिए या अव्यवस्थित करने के लिए आपको अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है या अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। अतः चुंबकन के एक पूर्ण चक्र में हमें क्या होती है, हानि होती है। अर्थात जितनी ऊर्जा से हम उसको एक रेखा में ला पाए थे उतनी ऊर्जा अगर मैं हटा लूं तो ये फिर से अव्यवस्थित नहीं होते, विचुंबकित नहीं होते, और विचुंबकित करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, और इसी अतिरिक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्रले ह्रास बोलते हैं। अब ध्यान दो, इस क्षेत्रले ह्रास की गणना हमें Q बराबर किससे की गई है बेटा, VAN से। ये सूत्र है, इसमें जो Q है वो दर्शाता है बेटा एकांक समय में क्षेत्रले ह्रास, क्षेत्रले ह्रास या हानि। V क्या होगा बेटा, यहाँ पे पदार्थ का आयतन। A क्या होगा बेटा, BH वक्र का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, और N क्या है बेटा, आवर्ती। आवर्ती का मतलब है एक सेकंड में आप इस पदार्थ को कितनी बार चुंबकित करते हो, कितनी बार विचुंबकित करते हो, उनकी संख्या क्या कहलाती है बेटा, आवर्ती कहलाती है। तो क्षेत्रले ह्रास का फॉर्मूला हम लोग याद रखें, Q बराबर VAN, जहां V क्या है आपके पास पदार्थ का आयतन है, A क्या है BH वक्र का क्षेत्रफल है, और N क्या है बेटा, आवर्ती है। इसमें ये परिभाषा आपको याद रखनी है और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 पूरा होता है। अगला जो लेक्चर होगा वो हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे, और इसके जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं और जितने भी आपके पास एग्जाम्पल हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, और साथ ही इस पूरे चैप्टर के जो PDF लिंक है वो मैं स्टार्टिंग में वीडियो में डाल दूंगा, तो आप एक साथ पूरे चैप्टर के PDF नोट्स भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बेटा।